स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्क्रीमिंग स्टोरीज में। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हत्या का खुलासा। राजू की आवाज अब और धीमी हो गई थी। उसने बिरजू की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा तो अंगद ने कहा, उसके पिता को तो तुमने खुद उस पिशाच के हवाले कर दिया था, तो उससे तो मदद की उम्मीद करना ही बेकार है। तुम इतनी देर से हमारा पीछा कर रहे थे तो यह भी देखा होगा कि कितनी जल्दी हम पुलिस कस्टडी से निकल गए थे। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि आज अगर मैं तुम्हें मार भी देता हूं तो कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिरजू की उसी जमीन के 2 गज नीचे तुम्हें काट दिया जाएगा जिसे उस पिशाच ने बंजर कर दिया था। फिलहाल तुम्हें मुझसे सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, खुद मैं। राजू के चेहरे पर पसीना बुरी तरह से छलकने लगा था, लेकिन फिर भी उसकी जुबान खुल नहीं रही थी। अंगद ने उसके पैर को थामते हुए कहा, ठीक है, शुरुआत पैर की उंगलियों को अलग करने से करेंगे और उसके बाद हाथ खोलकर एक एक करके उसकी उंगलियों को अलग करूंगा। तुम्हारे मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाएगा ताकि तुम्हारी चीख बाहर ना आ जाए। अगर नरक वाकई में होता है तो तुम्हें पता चलेगा कि वहां तुम्हें कैसी यातनाएं सहने को मिल सकती हैं। इतना कहकर अंगद ने हथौड़े के सिरे को राजू के पैर से हल्के से छुआ दिया। राजू ने अब तक किसी तरह खुद पर काबू रखा हुआ था, लेकिन ठंडे लोहे का स्पर्श पैर से होते ही उसने भी अपना धीरज खो दिया और लगभग रोते हुए अंगद से कहा, नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं बताता हूं कि देवता मुझे अक्सर कहां मिलने बुलाते हैं। अंगद ने तुरंत हथौड़ी को अलग रख दिया और उससे कहा, जल्दी बताओ, अब मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। राजू ने फटाफट बोलना शुरू कर दिया। गांव के दक्षिणी दिशा वाली सीमा पर एक लॉज है, जिसके आगे हाईवे से पहले 2-2.5 किलोमीटर का घने जंगल को काटकर बनाया गया एक रास्ता पड़ता है। मैं देवता से संपर्क करने अक्सर वहीं जाता हूं। अंगद ने यह सुनकर कहा, उस लॉज में तो मैं भी रुका हुआ हूं। ये एक बार को मेरे दिमाग में भी आया था कि पिशाच जंगलों में ही कहीं रहता होगा, क्योंकि उस तरफ मैंने गांव का कोई भी आदमी जाता नहीं देखा। लेकिन अब मैं पक्के तौर पर यह बात जानता हूं। तो क्या वहां कोई गुफा वगैरह है? राजू ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो बस जंगल के अंदर थोड़ी दूर तक जाता हूं तो वे मुझसे खुद ही संपर्क कर लेते हैं। इनके वक्त वो दिखाई नहीं देते, बस उनकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है। यानी कि तुम्हें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलोगे और हमें वो जगह दिखाओगे जहां से तुम्हें उस पिशाच की आवाज सुनाई देती है। राजू ने धीमी आवाज में कहा, हे पिशाच देवता, मुझे माफ कर देना। अंगद ने उसके हाथों की रस्सियां खोल दी और बोला, थोड़ी देर रुको, मैं बिरजू से कुछ बात अकेले में करना चाहता हूं। उसके बाद तुम हम दोनों को उस जगह लेकर जाओगे। बिरजू कमरे के एकदम बाहर ही खड़ा था। जब अंगद उसके पास आया तो वो बोला, ये सब क्या चल रहा है? अब हम भूत पकड़ने जाएंगे? भूत नहीं, पिशाच। पिशाच भी उतने ही जिंदा होते हैं जितने कि मैं या तुम, बस उनकी खुराक थोड़ी अलग होती है। उनकी खुराक हम जैसे लोग होते हैं और उम्र 200-300 साल तक होती है। कुछ पिशाचों से मैं दक्षिण अफ्रीका में पहले बढ़ा था, लेकिन उनके पास फसल को हरा भरा करने जैसी खासियत नहीं थी। यह मुझे कुछ अलग तरह का पिशाच लग रहा है। बिरजू के चेहरे पर अविश्वसनीयता के भाव देखकर वो बोला, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे लिए इन चीजों पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। मैंने तुमसे कल रात भी कहा था कि यह धरती अलग अलग प्रकार के रहस्यों से भरी हुई है। उनके बारे में आम लोग जितना कम जाने उतना ही अच्छा है। बिरजू ने चिढ़कर कहा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे इतना खुलकर यह सब क्यों बता रहे हो? अंगद ने एक पल के लिए रुक कर कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो तुम्हें आगे पता चलेगा कि तुम्हारी मदद मुझे क्यों चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें पिशाच के अस्तित्व पर यकीन दिलाना बहुत जरूरी है।
और इसके लिए हमें राजू के साथ चलना होगा। तब तक राजू भी उनके पास आ गया था। वो बोला, दिन का समय ही सबसे बढ़िया है। आत्म देवता की शक्तियां बढ़ जाएंगी तो वे खुले में विचरण करने लगेंगे। अंगद ने उसकी तरफ देखकर कहा, ठीक है, तो फिर जल्दी हमें वहां लेकर चलो। उसके बाद अंगद और बिरजू राजू के साथ घर से बाहर निकल गए। बिरजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। उसने तो शहर से आने के बाद यह सोचा ही नहीं था कि पिशाच जैसी कोई चीज वाकई में होती होगी। शाम के 4 बज चुके थे। राजू ऑटो चला रहा था। बिरजू और अंगद ऑटो में पीछे बैठे हुए थे। आसमान एकदम साफ था। आज बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। वे लोग गांव के आबादी वाले इलाके से निकलकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अंगद बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहा था। वो बस जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता था। बिरजू ने उससे फुसफुसाकर पूछा, तुमने जिस तरह से राजू को डराया। अंगद उसकी बात काटकर बोला, बेफिक्र रहो, मैं वाकई में उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था, लेकिन मेरे पास उससे सच्चाई उगलवाने का कोई और तरीका भी नहीं था। मैं वो नहीं कह रहा। तुम्हें पूछताछ करते देखा, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि तुम इस काम में प्रोफेशनल हो। क्या तुम रॉ जैसी खुफिया एजेंसी से संबंध रखते हो? अंगद उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूं उसकी पहुंच कहां तक है। हम किसी भी ऐसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर नहीं है जिससे दुनिया के सामने हमारी उपस्थिति उजागर हो। बिरजू ने कहा, अब तुम मुझे काफी रहस्यमय और खतरनाक लगने लगे हो। तुम्हारी कार्यशैली देखकर इतना तो समझ में आ गया कि अपने मिशन के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। अंगद यह सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। तब तक वो लॉज भी आ गया था जिसमें वो रुका हुआ था। उसने राजू से कहा, 2 मिनट के लिए यहीं रोक लेना, उसके बाद आगे चलते। राजू ने ठीक वैसा ही किया। बिरजू ने ध्यान दिया कि अंगद की पूछताछ के बाद से राजू के चेहरे पर एक अजीब सा डर व्याप्त था। वो ज्यादा कुछ बोल भी नहीं रहा था। अंगद तेजी से लॉज के अंदर गया। विपुल वहीं अपनी डेस्क के पास बैठा हुआ था। विपुल ने अंगद को देखते ही हैरानी से कहा, अरे भैया जी, ये मेरे क्या सुनने में आया? आपने बाहुबली धीरज केसरवानी और उसके दोस्तों को बीच बाजार में बहुत बुरी तरह से मारा। अंगद उसके पास आते हुए बोला, वो खुद ही मुझसे बेकार के पंगे ले रहे थे। मैं उन्हें इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। अरे बहुत सही किया आपने। विपुल चौड़ी मुस्कान के साथ उसे उसके कमरे की चाबी देता हुआ बोला, वो धीरज अपने यार दोस्तों के साथ मिलकर बहुत गुंडई करता था। मेरा मन था कि कभी तबीयत से उसकी मार लगे, लेकिन अफसोस, उसको पिटते देखने के लिए मैं वहां मौजूद नहीं था। वैसे मैंने सुना था कि पुलिस भी वहां आ गई थी। अंगद को उसके सवाल परेशान कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसने चाबी लेते हुए धैर्यपूर्वक जवाब दिया, पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई थी, लेकिन ज्यादा देर सलाखों के पीछे रख नहीं पाई। अच्छा, ऐसा क्यों? अंगद ने उसकी तरफ देखकर कहा, थोड़ी बहुत पहुंच मेरी भी है। अच्छा, मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर शहर की तरफ जा रहा हूं, कुछ काम है। इतना कहकर अंगद अपने कमरे की ओर बढ़ गया और अलमारी में रखा अपना काला बैग लेकर वापस आ गया। विपुल को चाबी देकर वो बाहर खड़े ऑटो में बैठकर आगे की तरफ बढ़ गया। गिरीश ने विपुल के पास आकर पूछा, अरे अभी यश साहब आए थे क्या? वापस बाहर चले गए? विपुल थोड़ी असमंजस की स्थिति में था। उसने कहा, यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि इस यश के आने के बाद से गांव में हो क्या रहा है। इससे पहले मैंने राजू को हड़बड़ाहट में इस रास्ते से जाते देखा था। अब यश उसके साथ उस तरफ जा रहा है। इसने गांव के सबसे बड़े बाहुबली से पंगा भी लिया और अब इसे खुल्लम खुल्ला घूम भी रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पता नहीं चल क्या रहा है। गिरीश ये सुनकर बोला, मुझे तो लग रहा है कि इसने एक बड़ी मुसीबत को न्योता दे दिया है। धीरज केसरवानी का बाप बहुत गुस्से में। वो किसी भी तरह इस शहरी बाबू से अपने बेटे की पिटाई का बदला लेना चाहेगा। मुझे तो डर है कि इस चक्कर में हमारा छोटा सा लॉज ही लपेटे में ना आ जाए। विपुल ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि गिरीश की बात में दम था। ऑटो अब गांव को पीछे छोड़ चुका था।
थोड़ी देर के समतल पहाड़ी रास्ते के बाद घने जंगल शुरू हो चुके थे। अंगद ने बिरजू से पूछा, तुम इतने साल गांव में रहे, कभी इस जगह आना नहीं हुआ? बिरजू ने जवाब दिया, नहीं। हालांकि हाईवे के लिए यह रूट छोटा पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग इस तरफ से जाना कम ही पसंद करते हैं। बहुत इमरजेंसी हो तो बात अलग है, शाम के वक्त तो बिल्कुल भूल ही जाओ। लेकिन ऐसा क्यों है? घने जंगलों के कारण सबकी अपनी अलग थ्योरी है। कोई कहता है यहां काफी लूटपाट होती है, तो कोई भूत प्रेत के किस्से सुनाता है। लेकिन असलियत में यह जंगल उस पिशाच का आवास है जिसे यहां के लोग फसल का देवता मानते हैं। बिरजू इस बात पर कुछ नहीं बोला। उसे अभी भी पूरी तरह से इस बात पर यकीन नहीं था। राजू ने एक जगह ऑटो रोक दिया और पीछे मुड़कर बोला, बस यहीं से हमें जंगल में अंदर जाना है। अंगद कंधे पर काला बैग टांगे ऑटो से बाहर आ गया। उसके पीछे पीछे बिरजू भी बाहर आ गया। अब वे राजू के पीछे पीछे मुख्य सड़क के किनारे बने घने जंगल के अंदर चल दिए। राजू पेड़ों के झुरमुट के पास बने उस खाली स्पॉट के पास आ गया जहां वो पहले भी आया था। वहां तक आकर वो अंगद और बिरजू से बोला, यहीं पर मैं अक्सर उनसे संपर्क कर पाता हूं। मैं उनसे सवाल करता हूं और बदले में उनकी आवाज मेरे कान में गूंजती है। अंगद बोला, बहुत बढ़िया, अगर ऐसा है तो फिर से संपर्क करो अपने देवता से। राजू एक पल के लिए ठिठक कर बोला, देवता को तो अब तक पता चल चुका होगा कि तुम दोनों मेरे साथ हो। उनके पास मायावी शक्तियां हैं। अंगद ने खींच कर कहा, अरे कोई मायावी शक्ति नहीं है उसके पास में। कुछ प्राकृतिक विशेषताएं अवश्य हैं जो मनुष्यों से उसको अलग करती है। तुम संपर्क करने की कोशिश तो करो। राजू के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने वहीं घुटनों के बल बैठकर आंखें बंद कर ली और बोला, हे देवता, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे आपकी मदद चाहिए। इस बार उसे किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उसने दोबारा पूछा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं फसल के देवता? मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। फिर भी कोई आवाज नहीं आई तो राजू खड़ा होकर बोला, लगता है देवता को तुम दोनों की मौजूदगी का एहसास हो गया है। जवाब देने में इतनी देर तो उन्होंने कभी नहीं की। अंगद बोला, मुझे लगा ही था। उस दिन जब उससे मेरा सामना हुआ था तो वो अल्ट्रासाउंड से विचलित हो गया था, जिसका अर्थ यह है कि उसके कान सामान्य लोगों से कई गुना ज्यादा फ्रीक्वेंसी की पकड़ने की क्षमता रखते हैं। वो मीलों दूर से कुछ कहता है और उसकी आवाज तुम्हारे कानों तक आती है। इसका मतलब उसके गले की ग्रंथि भी काफी अधिक विकसित है। राजू ने गुस्से से कहा, तुम हमारे देवता के बारे में ऐसे क्यों बात कर रहे हो, जैसे वो कोई मामूली जीव हो? अंगद ने उसकी तरफ देखकर कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक जीव ही है, जैसे तुम कुछ लोगों ने इतने सालों से देवता बना रखा है। अब मुझे नहीं लगता कि इसके आगे तुम हमारी कुछ मदद कर पाओगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पिशाच का आवाज कहीं आसपास ही होना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए। पार्ट तो आज का एपिसोड होता है यहीं ख़त्म। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।